हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। और मेरा जो ये नया चैनल है आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री माय ड्रीम के नाम से है। आप इस पर आराम से सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए, आपका जो ये चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, जो हमने ऑलरेडी इसको कंटिन्यूड किया हुआ है ना। तो लास्ट क्लास जो आपका था, वो लास्ट क्लास को मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, इसके बाद फिर मैं अपने न्यू टॉपिक में आऊंगा। तो लास्ट क्लास जो वो था, वो आपका था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो वी हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सच एज मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जो 5 टर्म थे, उस टर्म को हमने काफी एक्सप्लेन किया आपके लिए, है ना। और वो क्या बताता है, ये टर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए रखे, है ना। कि एक न्यूमेरिकल दिया और उस पर हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, और परसेंटेज जो कुछ भी हो वो आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वो है स्टोचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब स्टोचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? ऐसे तो स्टोचियोमेट्री जो टर्म है वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10 तक स्टोचियोमेट्री जो वर्ड है या लिमिटिंग रिएजेंट है वो आप हार्डली पढ़े होंगे। मुझे कम उम्मीद है कि आप इसको जानते होंगे क्लास 10 लेवल तक। लेकिन जैसे ही आप 11 में आते हैं तो ये टर्म भी जानते हैं, टर्म की जानकारी मिलेगी डिटेल में। और ये जो लिमिटिंग रिएजेंट लिखा हुआ है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको हम देंगे। और इतना आप समझ लीजिए कि ये लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोचियोमेट्री जो है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एकेडमिक से स्टार्ट होता है और इसको ले जाइए आप कंपटीशन लेवल तक, है ना। उस कंपटीशन में भी लिमिटिंग रिएजेंट पर क्वेश्चन आना ही आना है, न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो देखिए, कहता है आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है आपका स्टोचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोचियोमेट्री जो टर्म है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। स्टोचियोमेट्री मेनली डील्स विद द calculations of mass, volume, etc. based on balanced chemical equation। तो जब भी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्वाइट कॉमन टर्म है। आप क्लास 10 तक काफी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़े हैं। सीबीएसई बोर्ड में तो क्लास 10 में चैप्टर 1 का ही नाम केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन होता है। वहां पर बच्चे काफी पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल प्रोसेस, है ना। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है, वो आप काफी कुछ कर लेते हैं। पहले ही जो है क्लास 10 तक बहुत कुछ पढ़ते हैं आप। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट, यही होता है ना। लेकिन ये जो बैलेंसिंग का काम है, अभी तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लेते हैं, लेकिन इसी क्लास में क्लास 11 में ही जब आप एक और चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन होगा, वहां भी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, अलग अलग तरीके से आप करेंगे। कहीं पर उसका नाम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के नाम से होगा, कहीं पर उसका नाम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से होगा। कहने का मतलब, आप जो अभी अगर उस चीज को दिमाग में लेंगे तो वो आपके दिमाग में स्टे नहीं करेगा, बल्कि वो निकल जाएगा। क्योंकि वो जो है एक अलग उसका रूल होता है बैलेंसिंग के लिए। तो वो तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब उस चैप्टर में आएंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, तब। तो यहां देखिए, कहता है कंसीडर द
केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाइक दिस। हमने जो ये केमिकल इक्वेशन रखा है आपके सामने में, काफी इजी लेकिन टिपिकल केमिकल रिएक्शन लिखा है। ये इतना आसान नहीं है। देखिए Cu प्लस कॉन्क H2SO4 ये देता है CuSO4 प्लस SO2 प्लस ट्वाइस H2O, और यहाँ भी 2H2SO4 दे करके इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। जनरली क्या होता है कि इस तरह के रिएक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है कि वो डायरेक्टली यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट लिख देते हैं प्लस H2 लिख करके जल्दी से वो आराम करने लगते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो वहां तो ये हाइड्रोजन को रिलीज कर ही नहीं सकता है, तो इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बतलाता हूं। देखिए कहता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बनती है, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का लैब प्रिपरेशन जो होता है ना, लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो होता है वो इसी मेथड से होता है। तो कहता है कि व्हेन कॉपर टर्निंग्स आर ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे तो आप लाखों केमिकल इक्वेशंस है, हजारों केमिकल इक्वेशंस है, कम से कम 100 के आसपास तो आप भी पढ़ लेंगे 11-12 में जाकर के। माने 11 में भी पढ़ सकते हैं, 12 में भी जाकर के कुछ रिएक्शन आप पढ़ लेंगे, तो 100, 150, 200 रिएक्शन तो आप भी पढ़ लेंगे। लेकिन आपके पास में हजारों ऐसे रिएक्शन हैं, उसमें से कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए जनरली लोग करते क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के वाटर बना लेते हैं, 2H2 प्लस O2 ट्वाइस H2O। देखिए सिंपल रिएक्शन तो आप चूज कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप क्लास 11 में आते हैं तो कम से कम कुछ टिपिकल रिएक्शन, जो स्टैंडर्ड रिएक्शन जो आपके काम के लिए है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये रिएक्शन जो मैंने लिखा हुआ है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंसीडर किया आपके लिए। अब देखिए इस इक्वेशन पर कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, व्हाट अमाउंट और मास ऑफ कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2O is formed by 19.6 gram of H2SO4 and 6.35 gram of कॉपर सेपरेटली। इसका मतलब होता है कि आपके पास में रिएक्टेंट्स का अमाउंट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा। ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का। क्या हुआ, फिर से मैं एक बार बतला दूं कि रिएक्टेंट का मास दिया हुआ रहेगा, तो प्रोडक्ट का मास आपको निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा पार्ट इसका हो सकता है कि प्रोडक्ट के मासेस को, है ना, वो जो है प्रोडक्ट का मास दिया हुआ रहेगा और रिएक्टेंट का ही मास आपको निकालना होगा, जो मैं बाद में थोड़ा बताऊंगा। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है, व्हाट मास ऑफ कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर इज फॉर्म्ड बाय क्या है 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब एंड 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर सेपरेटली। मतलब एक बार सल्फ्यूरिक एसिड से ये तीनों का अमाउंट निकाल देंगे और एक बार हम लोग कॉपर के अमाउंट से ये कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बतला दूं कि ये जो स्टोचियोमेट्री लिखा हुआ है, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, ये जो बैलेंसिंग फैक्टर है, जैसे कॉपर के लिए 1 हुआ,
सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 हुआ, फिर कॉपर सल्फेट के लिए यहाँ 1 हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 1 हुआ और वाटर के लिए 2 हुआ। जो बैलेंसिंग फैक्टर है इसको हम लोग स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो स्टोचियोमेट्री जो होता है वो सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। ये सबसे बड़ी बात है। फर्स्ट तो आपको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन बतलाया है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा क्या है कि बैलेंसिंग फैक्टर्स ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या फिर यूं कहिए कि स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए स्टोचियोमेट्री यहां पर नाम पड़ गया। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो तो चूंकि मोल्स को भी इंडिकेट करता है, इसीलिए डायरेक्ट उसके मोलर मास को हम लोग ग्राम में ले लेंगे। तो कॉपर के लिए मोलर मास बताइए कितना होगा, 63.5 ग्राम होगा। लेकिन वही अगर एटॉमिक मास बोले, जो मैं पहले बोल चुका हूं, वो हो जाएगा 63.5 U हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग डायरेक्ट ग्राम में ले लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है वो मोल को इंडिकेट करता है, और मोल जो होता है वो डायरेक्टली आप ग्राम में उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये 63.5 ग्राम हो गया। H2SO4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 196 ग्राम हो जाएगा 2 मोल्स के लिए। 2 × 98 दैट इज इक्वल टू 196 ग्राम। उसी तरह से कॉपर सल्फेट के लिए देखिए 63.5 कॉपर के लिए हो गया मोलर मास, सल्फर के लिए 32 हो गया, और ऑक्सीजन के लिए 4 × 16 दैट इज 64 हो गया। कुल मिलाकर के ये कितना हो जाता है, इसको ऐड कर लीजिए तो 159.5 ग्राम जो होगा वो कॉपर सल्फेट का मोलर मास हो गया। इधर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है जिसका देखिए सल्फर का 32, ऑक्सीजन O2 के लिए 32, तो ये भी 64 ग्राम हो गया। और फिर वाटर के लिए हम लोग आएंगे तो 2 मोल्स वाटर है, तो 2 × यहाँ पर देखिए H2O के लिए 18 होता है, जो आप पहले भी कर चुके हैं, मोलर मास कई बार निकाल चुके हैं। अब धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाना होगा इसमें, ठीक है। तो 2 × 18 इक्वल टू 36 ग्राम होगा। अब आप इसको जल्दी से किसी रफ पर प्रैक्टिस कर लें कि भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये बैलेंसिंग रॉन्ग होगा, और अगर दोनों साइड मास इक्वल होगा तो समझ लीजिए दिस इज वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हमको इसी डेटा से देखिए रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोडक्ट का अमाउंट हमको निकालना है, और रिएक्टेंट का पहले हम लोग किसको सिलेक्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो यहां देखिए इक्वेशन क्या बोलता है हमें कि 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आपको 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट देता है, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड देता है, और 36 ग्राम वाटर देता है। तो आपके पास में ये डेटा जो है लिखा हुआ है, देखिए यहां पर 196 ग्राम H2SO4 गिव्स 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ये अभी हम कॉपर सल्फेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देयरफॉर हमारे पास में सैंपल कितना है भाई सल्फ्यूरिक एसिड का, वो कहता है 19.6 ग्राम है। तो 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितना कॉपर सल्फेट होगा, तो 159.5 डिवाइडेड बाय 196 इंटू 19.6। ये यूनिटरी मेथड के जैसा है जो आप क्लास 4, 5, 6 वगैरह में यूनिटरी मेथड मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो वो तो आप याद कर ही लीजिए। देखिए बहुत दिनों के बाद आप इसको यूज कर रहे होंगे। तो ये हो जाएगा 59.5 बाय 196 इंटू 19.6।
जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 15.95 ग्राम कॉपर सल्फेट, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से कहता है कि अब हम सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालेंगे। उसी डेटा से आप आगे बढ़िए तो देखिए 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, देयरफॉर 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड कितना ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड देगा, ये तुरंत आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 64 by 196 इंटू 19.6 हो जाएगा एंड दिस गिव्स 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह से 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव वाटर के लिए, देखिए यहां डेटा हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं यहीं पर आपको बतला दूं कि कितना ग्राम वाटर जो है फॉर्म होगा 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वही है 36 बाई क्या कर देंगे 196 इंटू 19.6 और ये हो जाएगा 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरह से रिएक्टेंट के अमाउंट से हमने प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें होगा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा कि प्रोडक्ट का ही अमाउंट दिया हुआ रहेगा और रिएक्टेंट का अमाउंट आपको निकालना है। तो इस इक्वेशन को हम रखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये क्वेश्चन हम 1 मिनट में आपके लिए लिख देते हैं। बल्कि ये तो एक सैंपल होगा क्वेश्चन का, आप चाहेंगे तो इस पर 10-20 क्वेश्चन अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिखते हैं कि व्हाट मासेस ऑफ, देखिए Cu and H2SO4 required to form देखिए 15.95 ग्राम ऑफ CuSO4, 160 ग्राम SO2 एंड 48 ग्राम H2। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका है। जरा एक बार फिर से जो है इस क्वेश्चन को समझ लीजिए तो फिर इसका आंसर हम कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि व्हाट मासेस ऑफ कॉपर, देखिए रिएक्टेंट में अब कॉपर है, एंड H2SO4 रिक्वायर्ड, यहां पर जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म होगा। यही केमिकल रिएक्शन में होता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा फॉर्म होता है। तो देखिए व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड H2SO4 रिक्वायर्ड टू फॉर्म 15.95 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 160 ग्राम ऑफ SO2 एंड 48 ग्राम वाटर, है ना। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पार्ट निकालना रहता है, जिसका वैल्यू निकालना रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में रखते हैं, और जिससे निकालना रहता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो बताइए इस बार राइट साइड में क्या रहेगा, कॉपर वाला टर्म रहेगा, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये CuSO4 सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वाला टर्म रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए यहां पर 159.5 ग्राम, है ना, ये सब ग्राम में है, ठीक है। 159.5 ग्राम CuSO4 कम्स फ्रॉम, बताइए कितना ग्राम कॉपर से आता है। तो पहले हम लोग यहाँ कॉपर का ही लिखे हुए हैं, तो
तो 63.5 ग्राम कॉपर है कि नहीं। अगर आप चाहेंगे तो इसका भी इसमें हम लोग शामिल एक साथ कर सकते हैं। फ्रॉम 63.5 ग्राम कॉपर एंड बताइए कितना है 196 ग्राम H2SO4। देखिए अब धीरे धीरे है ना आप जो है वेल प्रैक्टिस्ड हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है इसी में ऐड करके आगे पढ़ लेंगे। देयरफॉर बताइए हमारे पास में कितना सैंपल है कॉपर सल्फेट का भाई 15.95 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कम्स फ्रॉम, यहां क्या हो जाएगा 63.5 यूनिटरी मेथड लगा दीजिए जो आप 4-5 में पढ़े थे। 63.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 159.5 और इनटू हो जाएगा 15.95 ग्राम। ये कॉपर के लिए हो जाएगा, होगा कि नहीं। एंड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कितना हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 159.5। देखिए जरा है ना एक मिनट ये 196 ग्राम है ना आपका, तो जरा एक मिनट जरा ये जरा देख लीजिए हमने लिया है 196। तो आप सबसे पहले क्या लेंगे ये देखिए कॉपर सल्फेट से हम लोगों ने किसका निकाला है कॉपर का निकाला है ना। और इसी कॉपर सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी चूंकि एक साथ ले रहे हैं इसीलिए कोई कंफ्यूजन ऐसे होना नहीं चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये देखिए 15.95 ग्राम कॉपर सल्फेट है ना हमने लिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है, ये डेटा में है। और हमारा जो सैंपल दिया हुआ है वो कितना है 15.95 ग्राम कॉपर सल्फेट से हम लोग इसको निकालना चाह रहे हैं कॉपर का वैल्यू। तो सल्फ्यूरिक एसिड का वैल्यू कितना निकलेगा बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इतना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से आया तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हो जाएगा 196 बाय बताइए 159.5 इंटू हो जाएगा कितना था 15.95 ग्राम, ये हो जाएगा H2SO4। बिल्कुल मतलब इसमें चूंकि एक साथ लिख रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा जो है आपको सोचने में है ना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लगातार बनाएंगे तो दिमाग में सेट कर जाएगा। बताइए ये यहां पर कितना हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा 100 नीचे आएगा तो 10 नीचे आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6.35 ग्राम कॉपर, होगा कि नहीं। और यहां कितना हो जाएगा बताइए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, यहां भी 10 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअली इसको मैं एक साथ कर रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है, नहीं तो फिर डेविएट कर जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर में। तो अभी हम लोगों ने क्या काम किया है बताइए, कहता है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू फॉर्म इतना ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 48 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम लोगों ने कॉपर सल्फेट को लेकर के कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट निकाल लिया कि इतने इतने अमाउंट चाहिए, कितने कितने भाई, तो 6.35 ग्राम कॉपर चाहिए और 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। कितना ग्राम कॉपर सल्फेट बनाने के लिए भाई 15.95 ग्राम कॉपर सल्फेट बनाने के लिए। उसी तरह से अब आप 160 ग्राम सल्फ्यूरिक, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, जो सैंपल आपका दिया हुआ है
ये इतना बनाने के लिए हमको कितना ग्राम कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उतना ज्यादा हम लोग नीचे आएंगे नहीं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताइए इसके लिए हमारे पास में कौन सा डेटा है, 64 ग्राम। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 64 ग्राम ऑफ SO2 कम्स फ्रॉम, बताइए कितना ग्राम कॉपर, यहां लिखा हुआ है 63.5 ग्राम कॉपर और कितना ग्राम, बताइए सल्फ्यूरिक एसिड 196 ग्राम H2SO4, है ना। इससे आया, देयरफॉर हमारे पास में कितना सैंपल है भाई, ये लिए हुए हैं 160 ग्राम। तो कहता है कि 160 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम, बताइए कितना ग्राम कॉपर और कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से होगा। तो कॉपर के लिए हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 64 इंटू 160, है ना। ये कॉपर के लिए हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 64 इंटू हो जाएगा 160 होगा। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, है ना। और कैलकुलेट करके कितना ग्राम कॉपर आएगा और कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप चाहें तो इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 4 जा हो जाएगा, 16 10 जा हो जाएगा, फिर 4 और 10 जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कॉपर का अमाउंट निकल जाएगा और इससे बतलाइए सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट निकल जाएगा, which are required to form कितना ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह से 48 ग्राम वाटर जो है वो फॉर्म करने के लिए कितना ग्राम फिर कॉपर और कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम लोग वही डेटा देखेंगे, है ना। किस तरह का डेटा देखेंगे, लिखेंगे कि 36 ग्राम वाटर कम्स फ्रॉम 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब 1 बाय 1 जो है हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और आपको जो है 48 ग्राम वाटर के लिए आसानी से ये आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं तुरंत जो है आपको 48 ग्राम वाटर के लिए ये आपको बता दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए यहां पर वाटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग लिखेंगे अगेन, बोलिए 36 ग्राम वाटर कम्स फ्रॉम कितना, 63.5 ग्राम कॉपर एंड बताइए 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। होगा कि नहीं। देयरफॉर कितना ग्राम वाटर आपको चाहिए भाई, 48 ग्राम चाहिए। दैट कम्स फ्रॉम 63.5 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 48, है ना। ये हो जाएगा इतना ग्राम कॉपर, है ना, एंड 196 बाय कितना होगा 36 इंटू 48 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो इस तरह से आप इसको क्या कर लेंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये कॉपर का अमाउंट हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट हो जाएगा, which are required to prepare 48 ग्राम ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन से यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपका जब रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ रहेगा
तो प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल लेंगे, और जब प्रोडक्ट का अमाउंट दिया रहेगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट निकाल लेंगे। और ये सिंपली यूनिटरी मेथड पर बेस्ड होगा, जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है इस पर। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट की बात करने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है कि कैलकुलेशंस ऑफ मास एंड वॉल्यूम, तो आपने मास तो कैलकुलेट कर लिया है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का मास आपने कैलकुलेट कर लिया जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे। लेकिन आपने वॉल्यूम का कैलकुलेशन कहीं किया क्या? नहीं किया। तो याद रखें वॉल्यूम का कैलकुलेशन वहां होता है जब केमिकल इक्वेशन में कोई गैसियस सब्सटेंस होता है। तो बताइए इस केमिकल इक्वेशन में कौन सा सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है? बताइए। तो यहां पर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो गैसियस स्टेट में है। तो अगर आप चाहें तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए रहेगा व्हाट वॉल्यूम ऑफ sulfur dioxide gas at STP is formed by 36 ग्राम ऑफ H2SO4। बताइए ये आपका जो है एक क्वेश्चन रहेगा। तो अब वॉल्यूम पर क्वेश्चन आ गया, तो कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर डाइऑक्साइड हमको वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आपके पास में डेटा क्या है भाई? तो इसका आंसर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कितना है 196 ग्राम ऑफ H2SO4 गिव्स, बताइए ये कितना वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड होगा एसटीपी पर? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम होता है और मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। तो यहाँ कितना मोल है? सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल है, इसीलिए ये 1 वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो ये हो जाएगा गिव्स, बताइए 22.4 लीटर है ना ऑफ SO2, ये पर मोल होता है जिसका नाम मोलर वॉल्यूम होता है। तो आप जानते हैं कि 1 SO2 है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है। यही अगर 2 SO2 रहता तो 2 × 22.4 हो जाता, 3 SO2 रहता तो 3 मोल हो जाता, यहाँ पर 3 × 22.4 हो जाता। तो इस तरह से 22.4 लीटर ऑफ SO2, देयरफॉर कितना सैंपल दिया हुआ है भाई 36 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है कितना वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा? तो देखिए इसके लिए 22.4 बाय 196 × 36। अब इसको जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना लीटर जो होगा ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा यही आंसर हो जाएगा। बताइए तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं? ये भी आपका जो है यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है कि नहीं? लेकिन यहां पर एक टिपिकल पार्ट क्या आ गया, सोचने की बात क्या हुई कि आपको एसटीपी दिमाग में आना चाहिए, मोलर वॉल्यूम दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम इज डोमिनेटिंग फॉर गैसियस सब्सटेंस ओनली, नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। इज इट क्लियर? तो अब तो क्लियर हो गया कि ये जो कैलकुलेशन है वो मास के लिए भी हो सकता है, वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है। तो मास के लिए सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होगा, लेकिन वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन होगा वो केवल गैसियस स्टेट के लिए ही होगा, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं होगा।
तो इस तरह से ये जो स्टोचियोमेट्री का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपका किसके लिए है? बोलिए, मास और वॉल्यूम के कैलकुलेशन के लिए है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है। अब जो हमने आपको बताया कि एक टर्म है लिमिटिंग रिएजेंट, जरा इस टर्म को हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं और इसकी क्या यूटिलिटी है ये भी हम आपको बताते हैं। कहता है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन। कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं या रिएक्टेंट बोलते हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। देखिए, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल आपके लिए हम यहाँ पर रखते हैं, C+O2CO2। बताइए, ये रिएक्शन तो आप कई बार जो है अपने लाइफ में किए होंगे, क्लास 7 से लेकर के अब तक, है ना। तो कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमको तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है। इसीलिए कोई भी रिएक्शन जो है छोटा सा हमने कंसीडर आपके लिए कर लिया। अब जैसे देख लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, ये 12 ग्राम हो जाएगा, ये 32 ग्राम हो जाएगा, है ना। और इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ भी ये कितना ग्राम हो जाएगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मिल जाएगा। अब कहता है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, मास में, वो क्या है, 12:32 के रेशियो में, 12:32 के रेशियो में। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ 12:32, यानी इसको और भी सिंपलेस्ट रेशियो में ले जाएंगे तो 3:8 का रेशियो हो जाएगा। तो कहता है कि 3:8 के मास रेशियो में अगर हम कार्बन ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन पूरी तरह से यूज्ड अप हो जाएगा प्रोडक्ट देने के लिए। तो ऐसे केसेस के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का कोई मायने नहीं होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि one of the reactants will be consumed completely while other reactant will left over with some amount। मतलब दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट थोड़ा सा बच जाएगा। तो वो कब होगा, जब हम लोग ये जो रिएक्टेंट का रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो से अलग कोई रेशियो हम लोग ले ले, है ना। ये रेशियो हमको नहीं लेकर के, 3:8 नहीं लेकर के, बाकी कोई भी रेशियो हम लोग ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 3:8 नहीं लेकर के 2:5 ले लेंगे, 1:3 ले लेंगे, कोई और भी रेशियो ले लेंगे, कोई भी रेशियो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कार्बन के लिए हमने ले लिया 6 ग्राम और ऑक्सीजन के लिए हम लोग ले लिए 12 ग्राम। जरा ध्यान दीजिए, कार्बन हमने लिया 6 ग्राम और ऑक्सीजन हमने लिया 12 ग्राम। दोनों को हम लोग क्या किए, मिक्स्ड कर दिए। ठीक है। तो मिक्स्ड किए तो हमको ये देखना है कि कौन रिएक्टेंट कंज्यूम किया कंप्लीटली और कौन रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया। तो देखिए, यहाँ सिंपल सा मैटर है कि ये जो 6 ग्राम आपने कार्बन का लिया हुआ है, इसका डबल जो है ऑक्सीजन का है, 6 × 2 तो 12 ग्राम। लेकिन यहां देखिए, ये जो यहां पर है ये कितना है, 12 ग्राम, और इसका जो डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बताइए, 32 ग्राम। मतलब इसका डबल करेंगे तो 24 से बहुत ज्यादा हो जाएगा 32 ग्राम, है ना। तो लेकिन यहां पर क्या है, जस्ट डबल है। तो बताइए कौन सा इसमें कंप्लीटली कंज्यूम करेगा और कौन सा अमाउंट जो है लेफ्ट आउट होगा, ये आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन के अमाउंट से ऑक्सीजन का अमाउंट निकालते हैं। तो यहां देखिए 12 ग्राम कार्बन जो है
वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ कितना ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। देयरफॉर 6 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से भाई रिएक्ट करेगा, तो 32/12 इंटू 6, ये देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन आपने ऑक्सीजन कितना लिया, 12 ग्राम ही लिया, 16 तक तो वो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, लेकिन आपने लिया कितना बतलाइए, 12 ग्राम लिया, माने बहुत कम लिया, 16 से कम लिया, इसीलिए ये 12 ग्राम तो कंप्लीटली कंज्यूम कर ही जाएगा। तो यहां लिख लीजिए, बट वी हैव ओनली 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हियर O2 is completely consumed, therefore O2 is limiting reagent। तो आपको केवल लिमिटिंग रिएजेंट अभी फाइंड आउट करना है ना। अगर आप चाहेंगे तो ऑक्सीजन के अमाउंट से कार्बन का भी अमाउंट निकाल सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि कार्बन का कितना अमाउंट जो है लेफ्ट ओवर हो गया। तो देखिए, आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, 32 ग्राम O2, है ना, कंप्लीटली कंबाइंड विथ, बतलाइए 12 ग्राम कार्बन, देयरफॉर कितना लिया है आपने, 12 ग्राम O2 कंप्लीटली कंबाइंड विथ 12/32 इंटू 12 हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9/2, और 9/2 का मतलब हुआ 4.5 ग्राम कार्बन। तो बताइए, कार्बन आपने कितना लिया था, 6 ग्राम लिया, लेकिन यूज कितना हुआ, 4.5 ग्राम। तो बच गया कार्बन कितना, 1.5 ग्राम। तो यहां लिख सकते हैं कि द लेफ्ट अमाउंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा, बताइए 6 माइनस 4.5, दैट इज इक्वल टू 1.5 ग्राम। तो बताइए, कार्बन का अमाउंट बच गया कि नहीं बचा, बिल्कुल बच गया। लेकिन ऑक्सीजन का जितना भी 12 ग्राम अमाउंट था वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटिंग रिएजेंट पर आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, क्योंकि ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो तब तक के लिए आप जो है इस सब का प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जितना मैंने आज बताया हुआ है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।